हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो। एपिसोड 21। काला बाजार। प्रेम की बूढ़ा बनाने वाली बात सुनकर राम सहाय सोच पे पड़ जाता है। असल में प्रेम जिस दुनिया में इस वक्त था, उस दुनिया में केवल वही लोग रूप बदल सकते थे जिन्होंने रूप परिवर्तन विद्या सीखी हो। लेकिन यह बात प्रेम नहीं जानता था। लेकिन राम सहाय इसी के बारे में सोच रहा था। राम सहाय अपने मन में सोचते हुए कहता है, राजकुमार ने कभी भी कोई भी विद्या नहीं सीखी है, तो उन्हें रूप परिवर्तन की यह कौन सी विद्या आती है जिससे वह अपने साथ साथ दूसरों का भी रूप बदल सकते हैं। राम सहाय अपने मन में यह बातें सोच रहा था। लेकिन राम सहाय को कौन बताए कि वो जिसे रूप परिवर्तन विद्या कह रहा था वह प्रेम की दुनिया में बहुत आम बात थी। राम सहाय को कुछ सोचता देखकर प्रेम उसे वापस हकीकत में लाते हुए कहता है, ऐसे सोचना बंद करो और मेरे साथ काले बाजार चलो, मुझे अपने दोनों हार बेचने हैं। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय अपने सारे कपड़े पहनकर घोड़ा गाड़ी को तैयार करने के लिए चला जाता है। प्रेम भी अपने मेकअप से संतुष्ट होकर अपने सारे कपड़े पहन लेता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। बाहर आकर प्रेम देखता है कि जिस घोड़ा गाड़ी से वह सवारी करता था, राम सहाय उसका पहिया कपड़े से बांध रहा था ताकि वह खुले नहीं। प्रेम राम सहाय के पीछे खड़े होकर उसे घोड़ा गाड़ी का पहिया लगाते हुए देख रहा था। कुछ सोचते हुए प्रेम राम सहाय से कहता है, राम सहाय, इस घोड़ा गाड़ी को छोड़ो और एक नई घोड़ा गाड़ी ले आओ। इतना कहकर प्रेम राम सहाय को नीलामी करके मलिक ने जो रुपए किए थे वह दे देता है। नई घोड़ा गाड़ी की बात सुनकर राम सहाय खुश हो जाता है और प्रेम के हाथों से रुपए ले लेता है। राम सहाय ने आज सोच लिया था कि अगर 2 दिन के अंदर प्रेम ने नई घोड़ा गाड़ी नहीं ली तो वह इस घोड़ा गाड़ी को खाई से नीचे फेंक देगा, जिसके बाद प्रेम को मजबूरी में नई घोड़ा गाड़ी लेनी पड़ती। राम सहाय के नाकाम हो चुके इरादों से अनजान प्रेम राम सहाय को जाने का इशारा करता है। इशारा मिलते ही राम सहाय तुरंत वहां से निकल जाता है। लेकिन अभी राम सहाय ने 2 कम ही लिए थे कि प्रेम उसे रोकते हुए कहता है, रुको, नई घोड़ा गाड़ी के साथ साथ अपने लिए और मेरे लिए ऐसे वस्त्र ले आओ जिससे हम लोग बड़े खानदान के लोग लगे। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय, ठीक है राजकुमार, कहकर तुरंत वहां से चला जाता है। राम सहाय अपने कामों में काफी कुशल व्यक्ति था, इसीलिए वह कुछ ही देर में एक नई घोड़ा गाड़ी और प्रेम और खुद के लिए नए वस्त्र ले आता है। प्रेम राम सहाय के हाथों वस्त्र लेकर ध्यान से उन्हें देखने लगता है। राम सहाय जो वस्त्र लाया था वह हरे रंग के लंबे चोगे की तरह थे। प्रेम उन वस्त्रों को देखते हुए अपने मन में कहता है, यह तो किसी जादूगर की तरह वस्त्र है। अपनी शंका को सच साबित करने के लिए प्रेम राम सहाय से पूछता है, राम सहाय, यह किस प्रकार के वस्त्र है? राम सहाय उत्साह के साथ कहता है, राजकुमार, यह वस्त्र वह लोग इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों के पास आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ और भी शक्तियां होती है। ऐसे व्यक्तियों को राज्य में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी सम्मान मिलता है। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम राम सहाय से पूछता है, क्या यह लोग किसी संगठन से होते हैं? राम सहाय अपना सरनामे हिलाते हुए कहता है, नहीं राजकुमार, यह किसी संगठन के नहीं होते हैं, बल्कि यह हर संगठन में होते हैं। जिस भी संगठन में आध्यात्मिक शक्तियों के साथ अन्य शक्तियां इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति होता है तो उसे ऐसे ही वस्त्र दिए जाते हैं और उन्हें आध्यात्मिक योद्धा कहते हैं। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम इतना तो समझा जाता है कि राम सहाय जिन लोगों की तरह वस्त्र लाया है वह लोग काफी ताकतवर लोग होते होंगे, इसीलिए प्रेम कुछ सोचने लगता है। फिर राम सहाय की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, तो हम लोग यही वस्त्र पहनेंगे। इतना कहकर प्रेम राम सहाय की तरफ वस्त्र बढ़ा देता है, जिसके बाद दोनों अलग अलग कमरों में जाकर वस्त्र पहन लेते हैं। दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं। इस वक्त प्रेम सच में किसी जादूगर की तरह लग रहा था, लेकिन उसके हाथों में कोई छड़ी नहीं बल्कि हार थे। राम सहाय भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है और तुरंत नई वाली घोड़ा गाड़ी को लाकर प्रेम के सामने खड़ा कर देता है।
प्रेम आराम से घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है, जिसके बाद घोड़ा गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। जो लोग प्रेम को जानते थे वह अचानक से प्रेम में आए इस बदलाव को देखकर हैरान खड़े थे। प्रेम भी समझ रहा था कि आज सड़क पर इतने लोग उसे देखकर हैरान क्यों हो रहे हैं। प्रेम की तेज गति से जा रही घोड़ा गाड़ी को देखते हुए एक व्यक्ति कहता है, क्या यह सबसे छोटे राजकुमार प्रेम प्रताप है? जिसके जवाब में दूसरा व्यक्ति कहता है, लग तो वही रहे हैं। उन दोनों की बात सुनकर तीसरा व्यक्ति प्रेम की जा रही घोड़ा गाड़ी को देखते हुए कहता है, इतने वर्षों से राजकुमार प्रेम प्रताप अपनी टूटी हुई घोड़ा गाड़ी में सवारी करते थे, लेकिन आज उनकी घोड़ा गाड़ी तो बदल गई है। इस आदमी की बात सुनकर एक और आदमी हंसते हुए कहता है, लगता है महाराज ने अपने जन्मदिन पर राजकुमार प्रेम प्रताप को उपहार के रूप में एक घोड़ा गाड़ी दे दी है। प्रेम की घोड़ा गाड़ी को देखकर रोड के इधर-उधर खड़े लोग आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे। प्रेम सभी लोगों को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठा रहता है। राम सहाय घोड़ा गाड़ी को तेज रफ्तार से भागते हुए राज्य के अंतिम हिस्से की तरफ आ जाता है, जहां पर बहुत कम घर बने हुए थे। कम घरों के साथ साथ वहां पर इतना घना और भयानक जंगल था कि दिन होने के बावजूद उस जंगल के रास्ते सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ रही थी। प्रेम राम सहाय से कुछ पूछता उससे पहले ही राम सहाय एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, राजकुमार काला बाजार का रास्ता उन पेड़ों के पीछे से है। इतना कहने के बाद राम सहाय घोड़ा गाड़ी को जंगल के अंदर एक कोने में छिपा देता है। राम सहाय को घोड़ा गाड़ी छिपाता देखकर प्रेम पूछता है, राम सहाय तुम घोड़ा गाड़ी को छिपा क्यों रहे हो? जिसके जवाब में राम सहाय प्रेम को समझाते हुए कहता है, राजकुमार राज्य के किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आना सख्त मना है, इसीलिए अगर हमारी घोड़ा गाड़ी देख ली गई तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम हल्के से अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसके बाद दोनों लोग उस तरफ चलने लगते हैं जहाँ पर काला बाजार का रास्ता था। प्रेम देखता है कि दो बड़े बड़े पेड़ एक साथ खड़े थे, जिनके पीछे क्या है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राम सहाय प्रेम को अपने पीछे आने का इशारा करता है और दोनों पेड़ों के पीछे चला जाता है। प्रेम भी राम सहाय के पीछे पीछे चला जाता है। पेड़ के पीछे आते ही राम सहाय पेड़ की एक डाली को पकड़कर नीचे की तरफ खींचता है, जिसके बाद प्रेम को वह दिखाई देता है जिसके बारे में उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि प्रेम के सामने अभी तक कुछ भी नहीं था। राम सहाय के डाली नीचे खींचते ही प्रेम के सामने जमीन के नीचे जाने के लिए रास्ता बन जाता है। राम सहाय प्रेम को अपने साथ नीचे आने का इशारा करता है और नीचे चला जाता है। प्रेम भी बिना कुछ कहे राम सहाय के पीछे पीछे चला जाता है। प्रेम देखता है कि जमीन के नीचे होने के बाद भी रास्ते पर किसी भी प्रकार की सीलन नहीं थी और न ही वहां पर हवा कम थी। कुछ देर चलने के बाद दोनों लोग काले बाजार के गेट पर पहुंच जाते, जहां जाकर प्रेम को दिखाई देता है कि काले बाजार के गेट पर दो हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। किसी कारणवश प्रेम को उन लोगों के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे। प्रेम को केवल उन लोगों की लाल आंखें दिखाई दे रही थी। राम सहाय बिना हिचकिचाहट के उन दोनों के पास जाता है और 100 सोने के सिक्के निकाल कर दे देता है, जिसके बाद वह दोनों राम सहाय और प्रेम को अंदर जाने का इशारा करते हैं। राम सहाय प्रेम की तरफ देखते हुए अंदर चला जाता है, जिसके पीछे पीछे प्रेम भी। समस्या का नाम सुनकर प्रेम की कान खड़े हो जाते हैं। प्रेम राम सहाय की तरफ देखते हुए पूछता है, कैसी समस्या? राम सहाय हिचकिचाते हुए कहता है, असल में यह दुकानदार बहुत सनकी है। यह अपना सामान ना तो किसी को बेचता है और ना ही किसी से खरीदता है। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम हैरान होकर इस बारे में सोचने लगता है। उसने ऐसे किसी भी दुकानदार के बारे में आज तक नहीं सुना था जो अपने सामान को भी न बचता हो। प्रेम बिना कोशिश करे हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वह राम सहाय से कहता है, कोई बात नहीं, अगर वह हमारी चीज नहीं खरीदता है तब भी मैं एक बार खुद उसके पास जाकर देखना चाहता हूँ। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय, ठीक है,
कहकर प्रेम को उस दुकान की तरफ ले जाने लगता है। वहां जाकर प्रेम देखता है कि लगभग 65 साल का एक आदमी अपनी दुकान पर चुपचाप बैठा किसी अंगूठी को बड़े ध्यान से देख रहा था। दुकानदार उस अंगूठी को देखने में इतना मगन था कि उसे प्रेम और राम सहाय के आने का भी एहसास नहीं होता है। राम सहाय दुकानदार का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए मेज पर हाथ मारते हुए कहता है, हमें अपना सामान बेचना है। राम सहाय की बात सुनकर दुकानदार अपना सर उठाकर राम सहाय और प्रेम की तरफ देखा है, लेकिन बिना कुछ कहे वापस अंगूठी को देखने लगता है। दुकानदार का ऐसा व्यवहार देखकर प्रेम को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। इस बार प्रेम मेज पर जोर से हाथ चला जाता है। अंदर जाकर दोनों लोग सीधे चलने लगते हैं। साथ में चलते हुए प्रेम राम सहाय से पूछता है, तुम्हें यहाँ के बारे में इतना कैसे पता? क्या तुम पहले यहाँ आ चुके हो? प्रेम के पूछने पर राम सहाय एक पल के लिए शांत रहता है, सिर्फ प्रेम से कहता है, हाँ, जब आप छोटे थे तब आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तब आपकी माँ दुर्लभ जड़ी बूटियां को लेने के लिए इसी बाजार में आई थी, तब मैं भी उन्हीं के साथ आया था। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम बस अपना आना सर हाँ में हिला देता है। उसे नहीं पता था कि इस शरीर की माँ उसकी दवाइयाँ लेने के लिए यहाँ तक आई थी। वैसे भी प्रेम अपनी आधुनिक दुनिया में और यहाँ दोनों जगह अनाथ ही था। इस दुनिया में भले ही उसके पिता थे, लेकिन वह भी आज के प्रेम के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। प्रेम इन्हीं बातों को सोचते हुए काले बाजार को ध्यान से देखने लगता है। काले बाजार में हर तरफ काफी चहल पहल दिखाई दे रही थी। कोई अपनी दुकान में कीमती जड़ी बूटियां बेच रहा था, तो कोई दुर्लभ चीज, कोई तलवार, तो कोई आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने वाली चीजों का दावा कर रहा था। प्रेम बड़े आराम से यह सब देखते हुए राम साहब के साथ चला जा रहा था। राम सहाय चलते चलते एक जगह पर रुक जाता है और एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहता है, राजकुमार, पूरे काले बाजार में केवल यही एक दुकान है जहां पर हम अपनी चीज भेज सकते हैं, लेकिन एक समस्या है। मारते हुए कहता है, सुनिए, मैं अपना सामान बेचना चाहता हूँ। लेकिन इस बार दुकानदार के ऊपर प्रेम की बात का जरा सा भी असर नहीं होता है और ना ही वह दुकानदार प्रेम की तरफ देखता है। दुकानदार का ऐसा व्यवहार देखकर प्रेम को गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से पर काबू करते हुए कुछ सोचने लगता है। तभी उसकी नज़र दुकानदार के हाथ में रखी हुई अंगूठी पर जाती है, जिसे दुकानदार बड़े ध्यान से देख रहा था। प्रेम कुछ सोचते हुए मुस्कुरा कर कहता है, अगर आप मेरा सामान खरीद लेते हैं तो बदले में मैं इस अंगूठी की पहचान पता करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। इस बार प्रेम की बात सुनकर दुकानदार प्रेम की तरफ देखने लगता है। दुकानदार प्रेम को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा है, फिर अपनी भारी आवाज में कहता है, तुम तो अभी बच्चे हो और मैं बचपन से इसी काम को कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस नायाब अंगूठी की पहचान नहीं पता चली और तुम पहचान पता करोगे। दुकानदार को बात करते देखकर प्रेम रहत की सांस लेता है। प्रेम मुस्कुराते हुए दुकानदार से कहता है, हाँ, अगर आप मेरी चीज खरीदते हैं तो मैं आपकी इस अंगूठी की पहचान पता करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। बूढ़ा कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो? प्रेम बिना समय लगाए कहता है, अगर मैं अपने काम में असफल हो गया तो मैं अपनी चीज आपको मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन अगर मैं अपने काम में सफल हो गया तो आपको मेरी कीमत पर मेरी चीज खरीदनी होगी। प्रेम की बात सुनकर अब बूढ़ा आदमी भी सोच में पड़ जाता है। उसे पहले तो लगा था कि प्रेम केवल मजाक कर रहा होगा, लेकिन उसकी यह बात सुनकर बूढ़ा आदमी अपने मन में सोचते हुए कहता है, कहीं सच में इसे इस अंगूठी के बारे में पता तो नहीं है। लेकिन तुरंत बाद बूढ़ा आदमी इस बात को नकारते हुए कहता है, नहीं, भला इसकी उम्र ही क्या है? अगर मैं इस अंगूठी के बारे में नहीं पता लगा पाया हूँ तो यह कहाँ से लगा पाएगा? इतना सोचकर दुकानदार प्रेम की बात में सहमति जताते हुए कहता है, ठीक है, पहले तुम इस अंगूठी की पहचान करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी चीज खरीदूंगा।
दुकानदार की बात सुनकर प्रेम अंगूठी लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। दुकानदार बिना देरी के अपनी अंगूठी प्रेम को दे देता है। प्रेम जैसे ही उस अंगूठी को अपने हाथों में लेता है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है, मानो उसने ऐसी अंगूठी पहले भी कहीं देखी हो। प्रेम अपने दिमाग पर जोर डालकर अंगूठी के बारे में याद करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे प्रेम प्रताप की यादों से पता चलता है कि उसकी माँ के पास ऐसी ही अंगूठी थी। इसीलिए प्रेम को भी लग रहा था कि उसने ऐसी अंगूठी कहीं और भी देखी थी। असल में प्रेम को अंगूठी छूते ही पता चल गया था कि यह किस चीज की है। प्रेम ने भले ही बचपन से हीरे मोती ना देखे हो, लेकिन उसने जब से चोरी करके चोरी के सामान को बेचना सीखा था, उसने ऐसे बहुत सी चीजें देखी थी जो आम लोगों ने की पहुंच से बाहर की होती है। आज का एपिसोड खत्म हो गया। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो। न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।